हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू डीपी सर क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12th अकाउंटेंसी की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी करवाने वाला हूँ। ये थ्योरी आपके पीवाईक्यू में आ रखी है, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में आ रखी है, ठीक है। और ज्यादातर क्या होता है कि इसी प्रकार की थ्योरी पेपर्स में आती है। तो ये जो वीडियो है आपके लिए प्री बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और फाइनल एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो बच्चे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा नहीं कर पाते और थ्योरी को ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि इसमें से कुछ थ्योरी ऐसी होती है जो कि फिक्स आती ही आती है और कुछ थ्योरी ऐसी होती है जो कि क्या होती है कि ऑप्शन में आती है। तो जो फिक्स आती है उसको तो सभी बच्चों को करना होगा, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको थ्योरी भी अटेम्प्ट करनी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इस थ्योरी के साथ। देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका, व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। ये थ्योरी मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखी है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। तो दोनों समझाऊंगा मैं आपको, कोई टेंशन की नहीं बात है, ठीक है ना। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है संचित लाभ, ठीक है। तो व्हाट आर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता क्या है, संचित लाभ होता क्या है, पहले मैं इंग्लिश में समझाऊंगा, देन फिर हिंदी में आपको ट्रांसलेट कर दूंगा। तो देखो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नॉर्मली क्या होता है, मैं नॉर्मली बता देता हूं कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है कि कई सारे प्रॉफिट्स होते हैं और कई सारे रिजर्व्स होते हैं, उन सबको जो एक साथ लिखा जाता है तो उन सबको कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जैसे कि अगर मान के चलो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो ये जो सारे रिजर्व हैं इनको अकेला अकेला तो नाम से जाना जाता है, मगर अगर इनको एक साथ रखा जाए तो उनको कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। यानी कि वो प्रॉफिट जो आपने पिछले साल अर्न किए और इस साल वो आप एक जगह पर रख रहे हैं, तो उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। बात समझ आ रही है? तो देखो क्या कह रही है थ्योरी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी दैट हैव बीन अर्न प्रीवियस ईयर। देखो लिखा है ना, अर्न इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में जो आपने अर्न किया है उसको हम क्या कहते हैं, उन प्रॉफिट्स को एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहते हैं, ठीक है ना। एंड रिटेन इन द बिजनेस इंस्टेड ऑफ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड। रिटेन का मतलब होता है रखना, यानी कि उस बिजनेस में आपने उन प्रॉफिट्स को रख रखा है, ना कि उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज डिविडेंड। डिविडेंड के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, उसे आपने बिजनेस के अंदर अभी भी रिटेन कर रखा है, रख रखा है, ठीक है। आगे कह रहा है कि व्हेन अ कंपनी अर्न प्रॉफिट इट कैन डिस्ट्रीब्यूट इट एज डिविडेंड। देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी ज्यादातर क्या करती है कि प्रॉफिट जैसी कमाती है वैसे ही क्या कर देती है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है पार्टनर्स में एज अ डिविडेंड, है ना। पार्टनर्स में सॉरी, शेयर होल्डर्स में, ठीक है ना। शेयर होल्डर में क्या कर देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड, ठीक है। बट आगे कह रहा है कीप इट इन द बिजनेस ऑफ फॉर फ्यूचर यूज, और कुछ प्रॉफिट को रखती है, कीप का मतलब है रखना, इन द बिजनेस, बिजनेस में रखती है किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए, ठीक है। आगे कह रहे द पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट केप्ट असाइड ओवर द ईयर इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। यानी कि जो प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट का पोर्शन, कुछ प्रॉफिट का मतलब जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा उसका जो पोर्शन है जो कि आपने केप्ट कर रखा है, यानी कि रख रखा है ओवर द ईयर, पूरे साल रख रखा है, तो उसी पोर्शन को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। बात समझ आ रही है? मतलब कंपनी के पास जो प्रॉफिट पिछले साल कमाया था उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा तो आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और कुछ हिस्सा क्या कर दिया, आपने रख रखा है। तो जो हिस्सा आपने रख रखा है बिजनेस के अंदर, उसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कहते हैं। बात समझ आ रही है? सिंपल सा कंसेप्ट है। अब हिंदी में देख लेते हैं एक बार। हिंदी में क्या कहता है संचित लाभ, बिल्कुल सेम है। देखो क्या लिखा है, संचित लाभ वे लाभ होते हैं जो कंपनी के पिछले वर्षों में कमाए हो और जिन्हें लाभांश के रूप में बांटा नहीं गया हो, यानी कि जिन्हें लाभांश के रूप में बांटा नहीं गया हो और पिछले साल कमाए हो, ठीक है, बल्कि व्यवसाय में ही रख लिया गया हो और इसे व्यवसाय में ही रख रखा हो, कहीं और इसको डिस्ट्रीब्यूट ना किया हो। जबकि कंपनी को लाभ होता है तो वह या तो उसे लाभांश के रूप में बांट देती है या तो भविष्य के लिए व्यवसाय में रख लेती है। तो देखो, या तो लाभांश के रूप में बांट देगी या तो भविष्य के लिए व्यवसाय में रख देगी। जो लाभ लगातार वर्षों तक जमा होता जाता है
वही संचित लाभ कहलाता है। बहुत ही सिंपल सा है कि नहीं, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है, देखो इसमें जो मैं आपको थ्योरी करवा रहा हूं ना, ये सारी तो हो नहीं सकती, ठीक है, बट बेसिकली जो आज की वीडियो में मैं कम से कम 25 या 30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें जितने भी हो सकती हैं वो सारी के सारी आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। और ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है ना। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, ठीक है, और उस पर मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिलती तो इसी वीडियो में कमेंट कर देना कि सर मेरे को इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसको जरूर करना, ठीक है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वर्टिबल डिबेंचर। कन्वर्टिबल डिबेंचर यानी कि परिवर्तनीय डिबेंचर क्या होते हैं। तो वो बोल रहा है कि आप कन्वर्टिबल डिबेंचर के बारे में क्या समझते हैं, ठीक है। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर क्या होता है, देखो नॉर्मली समझा देता हूं। कन्वर्टिबल का मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है, परिवर्तनीय यानी कि कन्वर्टिबल का मतलब होता है जो कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर्स क्या होते हैं, जो आपने पब्लिक से लोन ले रखा है उसको डिबेंचर्स कहते हैं, ठीक है ना। तो डिबेंचर्स होल्डर जो होते हैं उनके पास कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो इन फ्यूचर या तो शेयर्स में बदल जाएं, या इक्विटी शेयर्स में बदल जाएं, या प्रेफरेंस शेयर्स में बदल जाएं, या बॉन्ड्स में बदल जाएं, तो उनको कहते हैं कन्वर्टिबल डिबेंचर। और उनकी जो मतलब उनके बारे में पहले से ही फिक्स किया जाता है कि ये कन्वर्टिबल होते हैं, इन्हें आने वाले समय में आप डिबेंचर को शेयर्स में या बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या समझ में आ रहा है आपको कि कन्वर्टिबल डिबेंचर वो डिबेंचर होते हैं जिनको हम शेयर्स में या बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ और ऑन सर्टेन टर्म्स, ठीक है। तो परिवर्तनीय डिबेंचर क्या होते हैं, वे डिबेंचर होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद या निर्धारित शर्तों पर कंपनी के इक्विटी शेयर्स में बदला जा सकता है, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। एक नंबर का क्वेश्चन आता है, ज्यादा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये एक नंबर में से उठाए मैंने, ठीक है ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन है कि कन्वर्टिबल क्या होता है। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड और सर्टेन टर्म्स, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है नेम एनी टू आइटम्स विच आर शोन ऑन द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्या क्या चीजें आती हैं वो आपको एक चीज मतलब दो चीजें बतानी है, ठीक है। यानी कि कोई दो मदें लिखिए जो लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट में लिखी जाती है। लाभ हानि नियोजन यानी कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, इसमें आने वाली सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। पहला होता है प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, और दूसरा होता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। दो चीजों के अलावा कुछ आता ही नहीं क्रेडिट साइड में, ठीक है। चाहे हिंदी में लिख लो चाहे इंग्लिश में, बात एक ही होती है, ठीक है ना। तो पहली चीज क्या होगी प्रॉफिट बिफोर एप्रोप्रिएशन, और दूसरी चीज क्या होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बात समझ आ रही है। ध्यान रखना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर दो ही चीज आती है, डेबिट क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में बहुत सारी आती है। डेबिट में क्या क्या आती है, डेबिट में आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी ऑफ पार्टनर, ठीक है, और कमीशन टू पार्टनर, ठीक है, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ये सारी चीजें डेबिट साइड में आती हैं। डेबिट साइड का भी ध्यान रखें, कल को ऐसा हो कि क्रेडिट की जगह पर आपसे डेबिट का पूछ लिया जाए। तो क्रेडिट साइड में तो दो ही चीजें फिक्स होती हैं, है ना, और डेबिट साइड में क्या होती है, ये सारी चीजें फिक्स होती हैं। बस समझ रही है। तो ये चीजें आप समझ लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है लिस्ट एनी टू फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि एक साझेदारी फर्म की ख्याति को प्रभावित करने वाले किन्हीं दो घटकों की सूचीबद्ध कीजिए। ख्याति को यानी कि गुडविल को प्रभावित करने वाले, गुडविल को इफेक्ट करने वाले कोई दो घटक बताने हैं आपको, दो फैक्टर्स बताने हैं। तो देखो गुडविल को प्रभावित करने वाले तो बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि लोकेशन। सबसे पहला लोकेशन हो सकता है, जैसे कि मान के चलो आपने किसी मार्केट एरिया में अपना बिजनेस मतलब सेटअप करा है, तो उसकी गुडविल अच्छी होगी। और अगर आपने एक ऐसे एरिया में कर दिया जहां लोगों का कम आना जाना है, तो वहां पर गुडविल क्या होगी, कम होगी।
तो फैक्टर, पहला फैक्टर क्या हो सकता है, लोकेशन हो सकता है। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, दूसरा फैक्टर हो सकता है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो आपकी गुडविल अच्छी होगी, और अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है तो आपकी गुडविल कम होगी, ठीक है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, जैसे कि आपके फर्म की रेपुटेशन, रेपुटेशन कि आपकी फर्म की रेपुटेशन कैसी है, कि देखो वहां क्वालिटी ही आ गई, रेपुटेशन का मतलब क्वालिटी ही होगी। अगर आप अच्छा अच्छा सामान बनाओगे, अच्छे प्रोडक्ट बनाओगे, तो आपकी रेपुटेशन ऑलरेडी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो रेपुटेशन भी हो सकती है, और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी भी हो सकती है कि आप प्रॉफिट किस तरीके से कमा रहे हो। ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो ज्यादा आपकी गुडविल होगी, सिंपल सी बात है कि आपका बिजनेस फिर अच्छा चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई सारे आपके फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर दो लिखे हैं। पहला है रेपुटेशन ऑफ फर्म, फर्म की प्रतिष्ठा, ठीक है, और प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, और यानी कि लाभ कमाने की क्षमता। और इसमें आप मेनली और भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि थर्ड अगर लिखना चाहें आप, लोकेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। और फोर्थ आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रोडक्ट क्वालिटी, ठीक है, प्रोडक्ट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और लोकेशन ऑफ बिजनेस भी आपके क्या करते हैं, गुडविल को क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं। बस समझ रही है। तो इस तरीके से आप इस चीज को याद रखना। अगला देखते हैं, फिफ्थ, मेंशन एनी टू प्रोविजंस, mention any two provisions of the partnership, mention any two provision of the partnership act applicable in the absence of partnership deed। देखो बहुत ही सिंपल सा है, साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाली साझेदारी अधिनियम की किन्हीं दो व्यवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, अब्सेंस का मतलब क्या होता है कि पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी गई, पार्टनरशिप डीड नहीं लिखी गई। तो पार्टनरशिप डीड अगर नहीं लिखी जाती तो बताओ उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। उस कंडीशन की कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि पहला मैं बता देता हूं। पहली चीज ये है कि आप जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होता है, इक्वल होता है कि नहीं होता। अगर पार्टनरशिप डीड क्या हो, साइलेंट हो, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। और दूसरा क्या है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, जैसे कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, ठीक है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा। अच्छा, एक चीज और है जिसको हम कहेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी अलाउड या विल बी चार्ज्ड एट द रेट 6% पर एनम, ठीक है। ये बहुत सारी चीजें लिख दी मैंने, क्वेश्चन में तो दो ही बोला था। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज, एंड इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज्ड एट 6% पर एनम। तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन में मतलब याद रखना है कि अगर पार्टनरशिप डीड एप्लीकेबल नहीं है, मतलब पार्टनरशिप डीड अब्सेंट है, तो उस कंडीशन में ये चार लिख देंगे। जैसे कि मैंने लिख दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल एंड नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्लैरिफाई एनी टू डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि फर्म के समापन तथा साझेदारी के समापन के कोई दो अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो मैं आपको पहले बताता हूं कि फर्म का समापन यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। पहले तो इसको समझो,
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है फर्म समाप्त हो गई। फर्म समाप्त होने का मतलब क्या है कि आप जिस चीज का बिजनेस करते हैं ना, वो बिजनेस ही आपने क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसको कहते हैं फर्म का समापन, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब समझो। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि पहले मान के चलो 3 व्यक्ति थे, ए बी सी, 3 व्यक्ति थे। अब क्या हुआ कि उसमें से एक व्यक्ति चला गया, अब बचे हैं आपके पास 2 व्यक्ति ए और बी। तो इसको कहेंगे पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी का समापन। क्योंकि पहले साझेदार कितने थे, 3, अब साझेदार कितने हैं, 2। तो साझेदारी का समापन हो गया पिछले वाले से, यानी कि पिछले 3 जो व्यक्ति थे उनके बीच में जो साझेदारी मतलब चल रहा था, साझेदारी डीड चलती थी, पार्टनरशिप डीड चलती थी, वो अब उन 2 पे अप्लाई नहीं होगी। अब 2 लोग अपनी साझेदारी अलग से बनाएंगे। तो क्या होगा कि पहले वो 3 लोगों वाली साझेदारी को तोड़ेंगे और फिर नए 2 लोगों के अकॉर्डिंग साझेदारी जो अधिनियम है उसको बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब है बिजनेस को खत्म करना, बिजनेस को रोक देना। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या है, बिजनेस नहीं रुक रहा, इसमें क्या है कि व्यक्ति कम या ज्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से साझेदारी पुरानी वाली टूट रही है। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना, साझेदारी का टूटना और फर्म का मतलब समापन होना, दोनों में अंतर है। तो पहला हम समझते हैं कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या हो गया, मीनिंग क्या है। इट मींस कंप्लीट क्लोजर ऑफ फर्म। देखो मैंने बताया ना कि फर्म का कंप्लीटली क्लोजर हो जाता है, फर्म पूरी तरीके से बंद हो जाती है, एंड बिजनेस कम्स टू एन एंड, और बिजनेस का क्या, अंत हो जाता है। ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप देखो, इट मींस चेंज इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, है कि नहीं, कि पहले 3 व्यक्तियों का एग्रीमेंट चलता था, अब 2 व्यक्तियों का एग्रीमेंट चलेगा। तो इसका मतलब पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। विदाउट क्लोजिंग द बिजनेस, और बिजनेस तो चलता ही रहेगा, क्योंकि पहले 3 व्यक्ति उस बिजनेस को करते थे, अब 2 व्यक्ति उस बिजनेस को करेंगे, तो बिजनेस का कोई समापन नहीं हो रहा, फर्म क्लोज नहीं हो रही। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें फर्म क्लोज होती है और इसमें फर्म क्लोज नहीं होती, बस क्या होता है, चेंज ऑफ एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में चेंज होता है। ठीक है। अगला बिजनेस, बिजनेस ऑफ फर्म कंप्लीटली स्टॉप, बिजनेस समाप्त हो रहा है। ठीक है। और इसमें बिजनेस क्या है, कंटिन्यू रहता है। ठीक है ना, उसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है, इसमें बिजनेस समापन हो जाता है। ठीक है ना, जैसे कि इसमें बता रखा है हिंदी में भी कि इसमें फर्म पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और इसमें साझेदारी समझौते में परिवर्तन होता है। ठीक है। और फर्म का व्यवसाय पूरी तरह से बंद हो जाता है और फर्म का व्यवसाय जारी रहता है। ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या अंतर हो सकता है। बहुत ही सिंपल से अंतर है। फर्म में फर्म समाप्त हो रही है और पार्टनरशिप में सिर्फ पार्टनरशिप समाप्त हो रही है, फर्म समाप्त नहीं हो रही, फर्म कंटिन्यू रहेगी। ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। शायद ये क्वेश्चन नंबर 7 ही है लास्ट, इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है, ध्यान से समझें। क्या कह रहा है, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज द रियलाइजेशन अकाउंट, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या कह रहा है कि वसूली खाता किसे कहते हैं, यह पुनः मूल्यांकन खाते से कैसे भिन्न है। देखो वैसे तो सबको पता होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तब भी आप उसको रियलाइजेशन ही लिखते होंगे, और जो मतलब हिंदी मीडियम से है तो रिवैल्यूएशन ही लिखते हैं। ठीक है। रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन दोनों अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है। उसे वैसे वसूली खाते के नाम से जानते हैं, ये तो मेरे को पता है कि इसे वसूली खाता कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, पुनः मूल्यांकन खाता कहते हैं। ठीक है, ये हिंदी में कहते हैं, बट ज्यादातर बच्चा यूज क्या करता है, रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट ही यूज करता है। तो आप समझें, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है डिसोल्यूशन पे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे। जैसे अभी बताया था ना मैंने कि डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप, तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पे बनाया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। और यानी कि जब फर्म का समापन हो रहा है, फर्म का समापन हो रहा है तो आप क्या बनाते हो, रियलाइजेशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हो, जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। देखो अभी अभी हमने क्या समझाया, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म समझाया, उसी के बेस पर ये अगला क्वेश्चन आ गया कि रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है, यानी कि फर्म बिल्कुल खत्म हो रही है
और रिवॉल्यूशन अकाउंट कब बनाया जाता है? जब पार्टनरशिप में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि रियलाइजेशन अकाउंट में सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज को वसूल किया जाता है, यानी कि पहले उन्हें बेचा जाता है और उनसे पैसे दिए जाते हैं और लायबिलिटीज को भी पे किया जाता है। बट रिवॉल्यूशन अकाउंट में सिर्फ चेंज लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? चेंज लिखा जाता है। किस चीज का चेंज लिखा जाता है? एसेट्स और लायबिलिटीज का। किसका चेंज लिखा जाता है? एसेट्स और लायबिलिटीज का। देखो पहले क्या था कि 3 व्यक्ति थे, या मान के चलो पहले 2 व्यक्ति थे। अच्छा ये चीज समझा देता हूं कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है एडमिशन, ठीक है, ऐड करना, और रिटायरमेंट और डेथ, ठीक है। एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ को ही हम क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। अब देखो जब कभी कोई व्यक्ति आ रहा है तो होगा क्या कि फर्म क्या करेगी कि पिछली जो एसेट्स है उसकी वैल्यू देखेगी कि भाई हमारे पास मान के चलो बिल्डिंग है 5 लाख की, अब बिल्डिंग हो गई 6 लाख की, तो जो एक्स्ट्रा आ रही है तो वो जाएगा आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट में, ठीक है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जो है किसमें बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स में। किसमें बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है। तो ध्यान रखना कि रियलाइजेशन बनता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में और रिवॉल्यूशन बनता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, ठीक है। अब देखो इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार। रियलाइजेशन अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। देखो लिख दिया ना, रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाया जाता है? फर्म यहां पर लिखा है फर्म, सॉरी ये पार्टनरशिप वर्ड लिख दिया गलत, यहां फर्म लिखो, इसको काट दो। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट इज एन अकाउंट प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का समापन होता है तब जाकर आप क्या बनाते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट। रिकॉर्ड द सेल ऑफ एसेट्स, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड द असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिसोल्यूशन। क्या दिखाता है ये बताता है कि भाई सेल कर दो एसेट्स का जितना सेल हो रहा है वो, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, जैसे अभी मैंने बताया ना एसेट्स को सेल करते हैं पैसा आता है और लायबिलिटीज को पे करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें लिखी जाती हैं। अब देखो बेसिस क्या है इसके, दोनों के बारे में बता दिया। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड सेल ऑफ एसेट्स एंड सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समापन के टाइम जो सेल ऑफ एसेट्स होती हैं और लायबिलिटीज को पे करना होता है, तो उसका जो रिकॉर्ड होता है उसको क्या कहते हैं हम? रियलाइजेशन अकाउंट। इधर रिवॉल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। जैसे मैंने बताया था ना कि बिल्डिंग आपकी 5 लाख की थी, फिर क्या होगी? 6 लाख की होगी, तो चेंज हो रहा है, 1 लाख का चेंज हो रहा है, तो उस 1 लाख के चेंज को हम कहां पर लिखते हैं? रिवॉल्यूशन में। एंड द लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। या तो लायबिलिटीज में कोई चेंज हो रहा हो या तो एसेट्स में कोई चेंज हो रहा हो, तो उसको हम कहां पर लिखते हैं? रिवॉल्यूशन में लिखते हैं, ठीक है। अगला सिचुएशन, प्रिपेयर व्हेन द फर्म इज डिसॉल्व। फर्म का समापन हो रहा है, ठीक है, और प्रिपेयर व्हेन द फर्म इज कंटिन्यू। फर्म कंटिन्यू रहती है, यानी कि बस पार्टनरशिप का समापन हो रहा है, ठीक है। आगे ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक आर ट्रांसफर। मतलब देखो जो रियलाइज हो सकती है ना, जैसे कैश और बैंक तो हमारे पास पहले से रियलाइज हो रखा है, तो उसको रियलाइजेशन में नहीं डालते। किसको डालते हैं? जो कि रियलाइज हो सकते हैं, जैसे कि एसेट्स, अदर एसेट्स हो गए जैसे बिल्डिंग और मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है हमारे लिए? रियलाइजेबल एसेट्स हैं, तो इनको लिखते हैं ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर। सिर्फ एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक को नहीं करते, ठीक है। ओनली दोज एसेट्स एंड लायबिलिटीज हुज वैल्यू चेंज आर रिकॉर्डेड। जिनकी वैल्यू चेंज होती है सिर्फ उनको रिकॉर्ड किया जाता है, सिंपल सी बात है। इसमें बिजनेस कम्स टू एंड, बिजनेस समाप्त हो जाता है, उसमें बिजनेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट, साकाकरण खाता वह खाता है जो फर्म के विघटन के समय तैयार किया जाता है, यानी कि फर्म के समाप्ति में तैयार किया जाता है, जिसमें संपत्तियों की बिक्री, देनदारियों का भुगतान दर्ज किया जाता है, यानी कि जिसमें संपत्तियों की बिक्री और देनदारियों का जो भुगतान होता है वो दर्ज किया जाता है, तथा विघटन पर लाभ या हानि
ज्ञात की जाती है। मतलब जो विघटन हो रहा है यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, समापन और फर्म का समापन हो रहा है, तो उस टाइम जो हमें लाभ या हानि हुआ है वो इसमें आप क्या करते हो, ज्ञात करते हो। ठीक है, इसका आधार क्या है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में फर्म के विघटन पर तैयार किया जाता है और फर्म समाप्त हो जाती है। ठीक है, फर्म के पुनर्गठन पर तैयार किया जाता है और फर्म जारी रहती है। पुनर्गठन का मतलब समझते हो ना, कि फर्म दोबारा बन रही है। दोबारा का मतलब क्या है कि एग्रीमेंट दोबारा बन रहा है। पहले 3 पार्टनरों का एग्रीमेंट था, अब 2 पार्टनर को एग्रीमेंट है। ठीक है ना, इसको कहते हैं हम फर्म का मतलब पुनर्गठन। अगला क्या है, संपत्ति व देनदारियां। सभी संपत्ति व देनदारियां स्थानांतरित की जाती हैं, सभी की जाती हैं, बट वही एक्सेप्ट कैश और बैंक नहीं किया जाता, नहीं किया जाता, कैश और बैंक नहीं किया जाता। ठीक है, ध्यान रखना। और केवल परिवर्तनीय मूल्य वाली संपत्तियों व देनदारियां ली जाती हैं। ठीक है ना, और व्यवसाय चलता रहता है, और यहाँ पर व्यवसाय क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। बात समझ आ रही है? तो इस प्रकार से ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी थी जो आपको मैंने करवा दी, और पेपर में ये आ सकती हैं भाई। ठीक है, आप इनको जरूर करके जाएं। ठीक है, और ये जो आपको जितनी भी थ्योरी है, थ्योरी की PDF है, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन होने के बाद आपको ये इसी नाम से दिख जाएगी, HPSC क्लास 12 अकाउंटेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी के नाम से दिख जाएगी, जिसके आगे मैं 2026 भी लिख दूंगा। ठीक है, तो इस पे सर्च कर लेना कि HPSC क्लास 12 अकाउंटेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी 2026। ठीक है, और सीधा सीधा जो लिंक है वो मैं आपको मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सीधा सीधा उस लिंक को क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उसी थ्योरी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, उस तरीके से फिर आप थ्योरी डाउनलोड कर लेना PDF से, और आप उसको समझना इन फ्यूचर पेपर तक, यानी कि प्री बोर्ड में और फाइनल बोर्ड में वो आपको हेल्पफुल देगी। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, और कमेंट जरूर करना कि आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ।